सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो ऑल. I am Sonal Goyal. I am 2008 batch IAS officer. I belong to Tripura cadre. 2016 July I joined Government of Haryana on inter cadre deputation. आज आपके साथ मैं एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा कि जैसे मेरे लास्ट 2 से 3 महीने में काफ़ी सारे लाइव सेशंस जो मैंने किए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे थे या फेसबुक पे थे, थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. तो जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे, स्पेशली सिविल सर्विसेज के बारे में भी. तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अभी हमारा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम प्रीलिम्स भी 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है. तो आई थॉट कि मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है, लगभग 12 साल मुझे गवर्नमेंट सर्विस में हो गए हैं, तो मैं कैसे आई और मैंने क्यों जॉइन किया और अभी तक की मेरी जर्नी क्या रही है, स्पेशली जो प्रिपरेशन के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो थोड़ा-सा मैं अपनी तरफ से शेयर करूँगी. और ब्रीफली मैं 20 से 25 मिनट पहले बोलूँगी, उसके बाद ड्यूरिंग द सेशन या जब मैंने सुबह ये फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, तो उस टाइम में भी कुछ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं फेसबुक पे, तो उनसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगी. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ अनलीश योर फुल पोटेंशियल इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स विथ फोकस्ड अप्रोच. तो अगर हम बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इंडिया में बहुत सारे तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं. कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो आफ्टर 12th होते हैं, जिससे यू क्वालिफ़ाई फॉर एन इंजीनियरिंग कॉलेज या यू क्वालिफ़ाई फॉर अ मेडिकल कॉलेज. कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सिविल सर्विसेज का यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ सर्विसेज में सिलेक्ट होते हो. तो यूपीएससी इज़ कंडक्टिंग वेरियस एग्ज़ामिनेशन और उसमें विभिन्न राउंड द ईयर यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके अगर देखेंगे तो राउंड द ईयर वो एग्ज़ाम्स होते हैं और उसमें राउंड द ईयर कुछ अलग-अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं. और इसके अलावा वी हैव एसएसबी, एसएससी, वी हैव बैंक पीओ एग्ज़ामिनेशन. वी आल्सो हैव, अगर हम नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो वी हैव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस फॉर एमबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ फॉर द मैनेजमेंट आल्सो. एंड वेरियस, मतलब सारी फील्ड्स में अलग-अलग तरीके के एग्ज़ाम हैं. तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना इंडिया में काइंड ऑफ एक मोर ऑफ अ नेसेसिटी आई वुड से बन चुका है. और जो नेसेसिटी एक उभर के आई है, उससे आई वुड लाइक टू से कि हमारे युवा पीढ़ी की कॉम्पिटिटिवनेस को उसने बढ़ाया है. मतलब अगर मैं अपने टाइम में बात करूँ तो मैंने 2000 में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया. तो 2002 से लेके 2003 तक मेरी ग्रेजुएशन हुई. तो उससे लेके अब तक अगर हम कोर्सेज़ की बात करें, एक्सपोज़र की बात करें, द अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा आया है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द यंगर जनरेशन, इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स पर से. तो मैं ब्रीफली सिविल सर्विसेज़ के बारे में ही ज़्यादा बताना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी स्पेसिफिकली फ़ील्ड है. तो जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विसेज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, मीन्स बाय सिविल सर्विसेज. कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको क्या लगता है कि क्यों ज़रूरी है, कि क्या इससे आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, या आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी पावर या ऐसी कुछ एक अथॉरिटी आएगी जिससे आप अपने क्षेत्र के लिए, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाओगे, या कोई और रीज़न है. तो मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज मैंने क्यों चूज़ किया, तो मैंने ये इसलिए चूज़ किया कि मैंने जैसे बताया कि 2003 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो कॉमर्स मेरा फील्ड रहा. 11th-12th में कॉमर्स विद मैथ्स था मेरे पास. मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे को और मेरी सिस्टर और मेरा एक छोटा ब्रदर है, उनको सपोर्ट किया. तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम में मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा और मैं सीएस भी कर रही थी. तो आई वाज़ डूइंग माय सीएस कोर्स. तो मेरे फादर को थोड़ा यही लगा कि बीइंग अ फीमेल ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज क्यों देना है. तो जब मैंने अपने फैमिली में डिस्कस किया कि इस तरीके से इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ मैं करूं और कुछ अलग तरीके से मैं करना चाह रही थी,
तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने ये भी एक सजेशन दी कि आप एटलीस्ट अपना प्रोफेशनल बैकअप करिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में 100% सिलेक्शन हो। द कैंडिडेट्स हु अपीयर आर मोर देन आई मीन इट इज़ अराउंड 10 लाख और सो जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं आज के दिन। तो इतना टफ कंपटीशन है। तो मैंने उनकी एडवाइस को मानते हुए 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ और 2004 में ही मैंने लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेम ईयर में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी और सेम ईयर में मैंने सीएस का पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। एज कंपनी सेक्रेटरी मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी लिया हीरो होंडा ग्रुप की एक एंसिलरी अंडरटेकिंग के साथ। तो ये 2004 से 2007 तक 3 चीज़ें मेरी लाइफ में पैरेलल चलती रहीं। तो आई वाज़ डूइंग सिविल सर्विसेज़ की तैयारी विद फ़ोकस्ड अप्रोच। साथ ही साथ लॉ मैं कर रही थी, एलएलबी कर रही थी, जो कि एक रेगुलर कोर्स था, उसके लिए भी मुझे जाना पड़ रहा था क्लासेस के लिए। एंड आई वाज़ ऑल्सो डूइंग माई पार्ट टाइम जॉब। तो ये बेसिकली मेरा सिलेक्शन हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आया, मैंने मेंस लिखा था। तो मेंस लिखने से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस मिला और मुझे थोड़ा-सा ये पता लगा कि मेरी कमी कहाँ रह गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जब नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मैंने अपने आप को ये कमिटमेंट दिया कि इसके बियॉन्ड जो है मैं अपने एफर्ट कैसे दूँ, ये मुझे सोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं सेकंड अटेम्प्ट में अपने ऐसे एफर्ट दूँ कि आई शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ कि शायद मैंने तैयारी अच्छी तरह नहीं की। तो मतलब आई थिंक मोर देन 100% आई गेव माय एफर्ट्स और विद गॉड ग्रेस, विद माय डिटर्मिनेशन, विद सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2008 बैच है मेरा और आई गॉट ऑल इंडिया 13th रैंक। तो मेरे से कैंडिडेट्स काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर अ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, कि वो कब स्टार्ट करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए 1 साल तो कम से कम सिविल सर्विसेज से पहले आपको चाहिए होता है। तो मतलब अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स लिखना है, उससे 1 साल पहले, क्योंकि इसका कोर्स इतना वास्ट है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो बेसिकली प्री और मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे, लेकिन काफ़ी कुछ अलग भी होगा। मेंस में ऑप्शनल भी आपको लेना पड़ता है और जो एग्ज़ाम देने का जो टाइम है वो पूरा साइकिल 1 ईयर ले लेता है। तो प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो इन अ टोटल 2 इयर्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही हैं। और उसके अलावा इट डिपेंड्स आप कितना टाइम देना चाहते हैं। तो जैसे काफ़ी एस्पिरेंट्स जो इवन स्कूल में हैं, क्लास 9 में, क्लास 11 में, वो भी पूछते हैं कि हम स्टार्ट कर दें। तो मेरा सिर्फ़ उनसे यही एक सजेशन है कि कई बार बहुत जल्दी स्टार्ट करने से आपको जो टुवर्ड्स द एंड जो एक एनर्जी चाहिए, वो कम हो सकती है। लेकिन साथ के साथ उसका एक बेनिफिट भी ये है कि आप ड्यूरिंग द स्कूल जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जैसे सिविक्स की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, वो आप अगर स्कूल में ही आप गो थ्रू कर लेंगे, आपका एक ओरिएंटेशन डेवलप हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जो है न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन की शुरू कर सकते हैं पढ़ाई, ताकि आपका एक बार माइंडसेट बन जाए कि हाँ, आपने ये करना है और आपको एक एक मा एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि ग्रेजुएशन में करते हैं और कुछ करते हैं इवन ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मैंने की ग्रेजुएशन के बाद। इवन ग्रेजुएशन के साथ जो कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी यही सजेशन है कि जो आपका बेसिक्स है, वो बेसिक्स क्लियर कीजिए और बेसिक्स क्लियर करने के साथ-साथ आप अपना ऑप्शनल भी क्या लेंगे, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। और अगर वो सेम सब्जेक्ट है जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट की भी बेसिक नॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, देन ऑफ कोर्स यू कैन गिव 100% ऑफ योर एफर्ट फॉर सिविल सर्विसेज। और जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, along with their higher studies or along with their job और विदाउट द जॉब भी अगर कर रहे हैं, तो देन तो 100% एफर्ट कोशिश यही करनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज के साथ ही करनी चाहिए। और ये और एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि अपने माइंड में एक टाइम फ्रेम रखिए कि आपको कितने साल इस तैयारी के लिए देना है। मैं जब कोचिंग में थी, नॉट टू क्रिटिसाइज़ एनीबॉडी, तो बच्चे बाहर से भी आते थे। मेरे को थोड़ा एडवांटेज ये रहा कि शायद मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरा
बेस हमारा पानीपत में रहा, फिर मेरे फादर कुछ टाइम बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो जैसे मैं घर में रह के ही मैं पढ़ाई करती थी, तो जैसे अपने कलीग से मिलती थी, तो उन्होंने अपने माइंड में ये सोचा कि भई हम 5 साल का प्लान लेके चलेंगे। पहला साल हम ये देखेंगे कि सिलेबस कैसा है, फिर दूसरा साल प्रीलिम्स देंगे, फिर तीसरा साल मतलब मेंस लिखेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास तो टाइम है, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो आई वुड लाइक टू से कि सस्टेनिंग द एफर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो आप एक जो है आप एक टाइम फ्रेम रखो कि हाँ, इस टाइम फ्रेम में हमें 2 साल देने हैं, 3 साल देने हैं, मैक्सिमम कितना टाइम देना है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर यू नो क्लियर नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचना आपके माइंड में। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, वेदर इट यू आर अ मेल और अ फीमेल, मुझे नहीं लगता है कि फीमेल को भी घर में बैठना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इवन फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर महिला है, तो वो अपने साथ-साथ अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रख सकती है, एंड शी कैन बेटर मैनेज द थिंग्स एट वेरियस फ्रंट्स। तो चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो आप दोनों सोचिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे फ्यूचर में, और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है वे आउट, वे फॉरवर्ड डिसाइड कीजिए। तो जब आपने ये जब सोच लिया कि मुझे सिविल्स में जाना है, जब आपने ये सोचा कि मुझे कितना टाइम देना है, और आपने ये सोचा कि आप कब से तैयारी करेंगे, तो व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपरेशन, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जैसे मैंने क्वेश्चन में भी देख रही हूँ जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें किसी ने पूछा, मेरे से व्यूअर ने पूछा कि हाउ मेनी आवर्स डू वी नीड टू स्टडी? तो मैं ब्रीफली एक स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है सिलेबस यूपीएससी का है, उसको बहुत अच्छे से देखिए। सिलेबस में जो आपकी ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, और उसका एक-एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज़ जो एक-एक वर्ड जो यूज़ होता है सिलेबस में, ईच वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड देयर आर सम टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन। कुछ टॉपिक्स कॉमन रहते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, लेकिन कुछ टॉपिक्स अलग भी रहेंगे। तो आपके जो टॉपिक्स कॉमन है, उसके लिए आप कॉमन नोट्स भी बना सकते हैं। बस फ़र्क ये पड़ता है कि प्रीलिम्स में आपको कुछ लिखना नहीं होता है, सिर्फ़ इट्स अ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो आपको सिर्फ़ वो मार्क करना होता है एमसीआर शीट पे, ओसीएमआर शीट पे, और उस शीट पे आपको अपना रिस्पॉन्स मार्क करना होता है। बट जो मेंस है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जिसमें आपको रिप्रोड्यूस करना है जो आपको पता है, जो आपको नॉलेज है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये और उसके अंदर भी देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कुछ 2 नंबर के, कुछ 5 नंबर के, कुछ इवन 10 नंबर के, उससे ज़्यादा भी 20 मार्क्स के भी आएँगे। तो उसमें जो है वर्ड लिमिट भी अलग-अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट के अंदर भी, जीएस हो, चाहे वो और आई मीन पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसमें भी जो कॉमन टॉपिक है, उसकी भी प्रिपरेशन आपको मेंस में थोड़ा-सा ये करनी होगी कि आपको थोड़ा-सा अगर उसके बारे में ब्रीफली लिखना है, तो वो आपके पास कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए। और उसके साथ-साथ दोनों ही एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, करंट अफ़ेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछा कि व्हिच मैगज़ीन टू फॉलो फॉर करंट अफ़ेयर्स, और ये भी एक पूछा कि व्हिच न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर देखिए, द हिंदू बहुत पढ़ा जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि हिंदू में एक तरीके का ओपिनियन बिल्डिंग, एक ओरिएंटेशन देता है ये अखबार। इसके साथ-साथ आप कोई भी डेली पढ़ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप कंफर्टेबल हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, जो भी आप कंफर्टेबल हो, जो आपके एरिया में अच्छी जिसकी रीच हो। बहुत ज़्यादा ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सा पढ़ रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, उससे आपका ओपिनियन या थॉट प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है या नहीं। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपने माइंड में रजिस्टर करते हुए आप उसको कहीं पे अगर कुछ पूछा जाए, आप अपने ओपिनियन को रिफ्रेश कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये इम्पोर्टेंट है रादर देन कि कौन-सा पढ़ रहे हैं। और सिमिलरली मैगज़ीन्स की अगर हम बात करें, तो कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन एनी स्पेसिफिक। इसके साथ जो गवर्नमेंट की मैगज़ीन हैं, योजना, कुरुक्षेत्र,
वो भी बहुत अच्छी मैगज़ीन्स हैं और जो कि गवर्नमेंट की जो स्पेसिफ़िक इनिशिएटिव्स होते हैं, स्पेशली ग्रामीण अंचल में, रूरल एरिया में, उसके बारे में वो बताती हैं, तो उस कोशिश करके उनकी भी आप उनको भी पढ़ा कीजिए। फ्रंटलाइन मैगज़ीन के अंदर जो उनके कॉलम्स होते हैं, दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ट्राई टू assess a situation as an individual and you foresee yourself as an administrator। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर ये सिचुएशन आपके जिले में आती है, वहाँ पे आप डीएम या डिप्टी कमिश्नर होंगे या एसपी होंगे, एसएसपी होंगे, तो आप इस सिचुएशन में क्या कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे हैंडल करोगे, इसको सोचते हुए उन नज़रियों को आपको डेवलप करना है और यही एग्ज़ाम है जो टेस्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि जब तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स कैसे बनाएँ, कितना टाइम रिवीजन, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके नोट्स इस तरह स्पेशली मेंस के लिए ऐसे होने चाहिए जो आप रिपीटेड रिवीजन कर पाओ और हर पॉइंट मतलब हर टॉपिक के लिए कुछ-कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हों। इस तरीके का आपके पास में आपका मटेरियल रेडी होना चाहिए और वो ऐसे होना चाहिए कि आप कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज़ करें। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जो टाइम मैनेजमेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके पास कितना टाइम फ्रेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर अगर आपने 2021 में देना है, तो टेंटेटिवली मई-जून में आपका प्रीलिम्स होगा, जून में लगा लेते हैं क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा हो सकता है डिले भी हो। इट मे बी शिफ्टेड अप टू अगस्त आल्सो। सपोज़ अगस्त में होना है, तो यू हैव टेंटेटिवली अराउंड 10-11 मंथ्स विद यू। तो इसके अंदर आप बेसिक से शुरू कर सकते हो। आपका एनसीईआरटी से, जीएस से और ऑप्शनल क्या लेना है उसका बेसिक से पढ़ सकते हो, शुरू कर सकते हो और कंबाइंड स्टडी कीजिए आज, अभी मेंस और प्रीलिम्स की। जब आपका प्रीलिम्स आने वाला होगा लगभग उससे 1.5 से 2 महीने पहले आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ प्री पे ध्यान दें। जो प्री में क्योंकि एक्सटेंसिव बहुत पढ़ना पड़ता है। एक्सटेंसिव मीन्स आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखने हैं, लोकल नेशनल अफेयर्स भी देखने हैं, आपको मेंटल एप्टीट्यूड की भी प्रैक्टिस करनी है, सीसैट के अंदर। तो वो 1 से 1.5 महीना कम से कम आप प्री में करिए और उसमें भी आपको मतलब जो है आपको ये 1 दिन में जो घंटे हैं, आप कितने घंटे पढ़ेंगे? 12 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, 17 घंटे पढ़ेंगे, जितना भी आप टाइम देंगे उसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कैसे करेंगे कि ऑप्शनल सपोज़ अगर मेंस की बात करें तो ऑप्शनल में कितना टाइम देना है, हमें जीएस में कितना टाइम देना है, हमें करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में कितना टाइम देना है। तो कई बार हम ये बोलते हैं कि जैसे हमको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल रहा है, कई बच्चे कोचिंग जॉइन करते हैं तो ट्रैवल में टाइम जाता है। तो जैसे मैंने भी थोड़ी कोचिंग ली थी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं ली थी, कुछ कोचिंग मैंने जॉइन की थी। तो जो मेरा ट्रैवल टाइम होता था उसमें मैं न्यूज़पेपर डेली के जो न्यूज़पेपर हैं वो मैं पढ़ती थी। उस 1.5 से 2 घंटे में और साथ ही साथ में जो मैगज़ीन्स हैं या करंट अफ़ेयर्स हैं वो भी मैं ड्यूरिंग माय ट्रैवल पढ़ती थी ताकि वो टाइम यूटिलाइज़ हो जाए और डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको रिलैक्स माइंड से ट्रैवल करना है। यू शुड नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड बाय व्हाटएवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, यू शुड बी ऑब्जर्विंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यूटिलाइज़ दैट टाइम एंड ऑफ कोर्स जो मेंस है उसमें आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आंसर राइटिंग मतलब आप उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को 5 नंबर के हिसाब से, 20 नंबर के हिसाब से, 30 नंबर के हिसाब से आप देखिए कि आपको कैसे आपका माइंड कैसे फ्लो कर रहा है, उसमें कीवर्ड्स क्या है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर यू नो बहुत ज़्यादा पहले यूपीएससी में देखने की बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। तो ये जो है 3 साल के क्वेश्चन पेपर जो है प्री और मेंस के, उनको आप देखिए और उससे एक आइडिया मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चन हैं। अपना अगर कोई आपका कलीग का, फ्रेंड्स का ग्रुप है तो वो आप उसके अंदर भी यू कैन डिस्कस। देयर आर आल्सो वेरी गुड मटेरियल्स अवेलेबल ऑनलाइन। आज के दिन में ऑनलाइन मटेरियल भी काफ़ी अवेलेबल है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन फॉर्म योर ओन नोट्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep yourself updated about the at least national level development। कोई भी पॉलिसी, कोई भी बिल कैबिनेट ने पास किया या आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो
उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए जब आप अपीयर करते हो तो इंटरव्यू पैनल जो है वो ये देखता है कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, क्या वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वो रूरल एरिया से है, अर्बन से है, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी। तो आपको बेसिकली आपकी फैमिली के बारे में ये सारा जो है ताना बाना, ये आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। आई मीन यू शुड नो हु यू आर, यू शुड नो आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको आगे क्या करना है, आप सिविल्स में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड। वो ये भी पूछ सकते हैं कि कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो व्हाई डू यू थिंक दैट आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल यू शुड कम टू सिविल सर्विसेज, व्हाई डोंट यू जॉइन योर ओन प्रोफेशन। तो इस तरीके से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, हम इसमें आ रहे हैं और ये सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्रीफली जो स्ट्रैटेजी, मतलब जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो यही है कि पहले कंबाइंड स्टडी, उसके बाद में नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ मेरे से सवाल पूछा कि इज़ कोचिंग नेसेसरी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है, ये प्योरली इट इज़ एन इंडिविजुअल डिसीजन, देयर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो। ये आप किस तरीके से पढ़ाई करने में कंफर्टेबल फील करते हो। पहली तो बात है कि एक्सेसिबिलिटी, कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ अच्छी कोचिंग अवेलेबल है भी या नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ अच्छी कोचिंग अवेलेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग हो। और अगर ऐसा नहीं है और आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली यू विल बी लूजिंग योर टाइम, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन अनप्रोडक्टिव मैनर। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आप कोचिंग, आप जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छी कोचिंग है या नहीं। अगर है तो क्या आपको सारे ही सब्जेक्ट्स की लेनी है या आप कुछ लिमिटेड टॉपिक की लोगे, क्योंकि वो भी पैटर्न्स अवेलेबल हैं। और फिर वो आपने कोचिंग कब ज्वाइन करनी है, या आप ग्रुप स्टडी में करोगे या आप इंडिविजुअली करोगे। तो इट इज़ बेसिकली अ प्योरली सेल्फ डिसीजन। जैसे मेरे अपने केस में मैंने कोचिंग ली, बट नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने कुछ कुछ पोर्शन के लिए कोचिंग ली, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टेकिंग कोचिंग सिंस माई स्कूल डेज। तो मैंने 12th तक कभी कोचिंग नहीं ली, इवन ग्रेजुएशन तक मैंने कभी कोचिंग नहीं ली। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मेरी ग्रेजुएशन मैंने की थी, तो वहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स थे वो वही थे जिन्होंने कॉमर्स अकाउंटेंसी पे किताबें लिखी हुई हैं, तो वही हमें पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा कोचिंग की जो है नीड नहीं लगी। ऑफ कोर्स सीएस में फाइनल स्टेज में मैंने कुछ कोचिंग, आईसीएसआई जो सीएस का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वहाँ पे क्लासेस मैंने इंस्टीट्यूट के यहाँ जाके मैंने ज्वाइन की थी दिल्ली में। तो इसके अलावा मेरा मतलब यही है कि कोचिंग आपको करनी है नहीं करनी है, सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी, देन ऑफ कोर्स कोचिंग इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो ये भी एक बात देखने की है। तीसरा ये है कि आपका कंफर्ट लेवल, आपका टाइम, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड आई वुड से कि डोंट बी डिसहार्टेंड अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर वेरियस नंबर ऑफ मटेरियल अवेलेबल, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। उनको देखिए, कोई एक अच्छा एक या दो उसको ज्वाइन कीजिए रेगुलर बेसिस पे, एंड आई थिंक दे वुड बी वेरी हेल्पफुल। समबडी वाज आस्किंग मी, मैडम हिंदी मीडियम के बारे में कुछ बताएं। तो एक शायद एक एप्रीहेंशन है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज रहते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को प्रेफरेंस मिलती है। आई वुड से कि इसकी कोई एम्पिरिकल स्टडी एस्टैब्लिश नहीं है कि ऐसा कुछ है। सिविल सर्विसेज में यूपीएससी ने जो लैंग्वेज चुनने को दिया वो इसीलिए दिया कि आपके जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस मीडियम में आपने अभी तक पढ़ाई की, इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमन बीइंग उसी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो मतलब अगर आपका हिंदी मीडियम रहा है तो ये बहुत सी स्वाभाविक बात है कि आप हिंदी में ही अपने आंसर्स जो हैं, अपने जो उत्तर हैं, उसको अच्छी तरीके से आप लिख पाओगे, अपने विचारों को व्यक्त कर पाओगे। इसीलिए वो ऑप्शन दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हिंदी होते हुए आप, क्योंकि आपको लगता है कि इंग्लिश में नंबर ज़्यादा आते हैं तो आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया, ये बिल्कुल गलत है। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हो वो मीडियम आप लीजिए। एंड सिविल सर्विसेज सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इट इज़ one of the toughest examination in the entire country and it is very transparent। मतलब इसमें आज तक भी कोई ऐसा कोई पिटफॉल सामने देखने को नहीं आया, एंड इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड
इट इज़ वेरी ऑथेंटिक। तो इस तरीके से तो घबराने की बात नहीं है। तो मेरा मतलब यही था कि जो मीडियम में आप कंफर्टेबल हो वो मीडियम आप चूज़ कीजिए। नाउ आई कम टू पर्सनैलिटी टेस्ट और द इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन बेसिकली जब आपका मेंस हो जाता है, व्हेन यू गेट द इंटरव्यू कॉल, उस टाइम में शुरू की जाती है। आप ऑफ कोर्स मेंस का जब एग्ज़ाम दे दिया एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आप तब से भी शुरू कर सकते हैं। और तब से जनरली क्या करते हैं, मेंस देने के बाद कैंडिडेट एक मिक्स अप्रोच लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स की भी तैयारी शुरू करते हैं और जो इंटरव्यू है उसको एक्सपेक्ट करते हुए इंटरव्यू की भी तैयारी शुरू करते हैं। तो इंटरव्यू के अंतर्गत जो इंटरव्यूअर है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू पैनल जो है, इट इज़ अ वेरी एस्टीम्ड एंड एन एक्सपीरियंस्ड पैनल ऑफ 5 सीनियर professionals in various field. Some may be IAS, IPS, or other civil services. Some may be from other, other background. But all of them are very experienced. तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि डू नॉट ब्लफ इन फ्रंट ऑफ देम। ट्राई टू बी ओरिजिनल। जो आपको पता है उस इशू के बारे में आप वही बोलिए। आप ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है और आप कुछ आंसर ब्लफ करने की कोशिश में आप कुछ गलत ही लिख दो। तो इससे बेटर ये है कि आप जो है मतलब जो आपको अगर नहीं आता है आप बोल दीजिए इंटरव्यू को कि रिस्पेक्टेड मैडम और सर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इशू एट प्रेजेंट, बट हाँ मैं आफ्टर द इंटरव्यू मैं ज़रूर इसके बारे में पता करूँगी एंड आई विल अपडेट माई सेल्फ। तो एक्सेप्ट हम्बली, मतलब देयर इज नो नीड टू ब्लफ। इंडिया मतलब दुनिया में ऐसा कुछ यू नो ये नहीं है कि आप हर इंसान को सब कुछ ही पता होगा, ये पॉसिबल भी नहीं है, दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है ज़रूर कि आपको उसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन हाँ जो मैंने पहले एक बात कही थी कि जो बेसिक आपका जो फॉर्म भरते हो जब आप, उसमें जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जाता है, आपका नाम का मीनिंग। समटाइम्स पीपल आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देयर नेम, उनके नाम का अर्थ क्या है, वो किस जगह से आते हैं, उनके फादर के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। अगर उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर वो कैंडिडेट खुद एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो अबाउट हिज प्रोफेशन, उस प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कंट्री में या इंटरनेशनली भी। और एंड ऑफ कोर्स कि जब आप वहाँ इंटरव्यू टेबल पे हैं तो वो ये जज करने की ज़रूर कोशिश करते हैं कि ये कैंडिडेट सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहता है। तो मेरे से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो मेरे चेयरमैन थे बोर्ड के, श्री डीपी अग्रवाल जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि मेरी पूरी एजुकेशन दिल्ली में हुई थी, इवन दो पानीपत से बिलोंग करते हैं बट दिल्ली में ही मैंने पढ़ाई करी अपनी। तो सर ने मेरे से ये पूछा कि आप एक अर्बन एरिया से बिलोंग करते हुए हो और आपने कभी गाँव में शायद पर्सनली नहीं रहे, तो हाउ डू यू फोरसी योरसेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट। तो मैंने सर को बहुत पोलाइटली बोला, मैंने कहा सर मुझे पूरा इस बात पे मुझे पूरा आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैंने गाँव में नौकरी मतलब अभी तक नहीं की है, ना ही मैं वहाँ बहुत लंबे टाइम तक रही। लेकिन इस बात को जानते हुए भी मैं सिविल सर्विसेज में सिर्फ इसीलिए आना चाहती हूँ कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीएस एलएलबी थी, जब मैं इंटरव्यू के लिए भी मैं अपीयर की तो आई वाज ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आई वाज सीएस एलएलबी। तो मुझे ये बात, मैंने उनको कहा मुझे ये बात पता है कि मैं आज भी अगर प्राइवेट सेक्टर में जाती हूँ, ताकि मैंने पहले भी जो मैं प्राइवेट सेक्टर में गई और मैंने वहाँ पे नौकरी भी की है, पार्ट टाइम नौकरी की है, तो मैं आज भी वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लोगों के लिए डायरेक्टली बेटर कर सकती हूँ, कम टाइम में कर सकती हूँ, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे को अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आई विल ट्राई टू गिव माई 100% एफर्ट। तो ये मेरा जवाब था एंड दे वर क्वाइट सैटिस्फाइड। मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट चला। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। काफ़ी आई वुड से कि इट वाज स्ट्रेसफुल टू एन एक्सटेंट, क्योंकि काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे और बहुत स्ट्रिक्ट एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जब इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट अपीयर किया करता है। बट एनी हाउ इट दैट एक्सपीरियंस इज स्टिल मुझे आज भी याद है कि मेरा कैसा वो एक्सपीरियंस रहा। तो
ये जो है ये थोड़ी-सी मैंने बात की कि सिविल्स में तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। कई कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि यू नो तैयारी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है, डिप्रेशन में ना जाएँ इसके लिए क्या करें? तो हमें सबको पता है कि ये एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, सिविल सर्विसेज़ की तैयारी, इसमें सिलेक्शन बहुत एक लंबा प्रोसेस है और सिलेक्शन कई बार नहीं भी होता, अच्छे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स का भी कई बार कुछ सिचुएशंस की वजह से नहीं होता, नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड एंड द टैलेंट पूल इज़ इमेंस इन आवर कंट्री। तो अगर आपका नहीं होता है तो प्लीज़ डोंट बी डिजेक्टेड। पहली बात तो ये है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप कैसे मोटिवेटेड रहें। तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा टाइम आपकी कोई भी हॉबी है, चाहे आपको डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, एक्सरसाइज़ पसंद है, योगा पसंद है या टीवी देखना पसंद है, बुक रीडिंग करना पसंद है या फैमिली से, फ्रेंड से बात करना पसंद है। तो जो भी आपको चीज़ पसंद है, आप उसमें टाइम स्पेंड कीजिए तो सो दैट योर माइंड इज़ रिलैक्स्ड। क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, तो आप अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं वो जो है वो आपको ध्यान में भी नहीं रहेगी। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, अगर आप खुश नहीं हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना माइंड रिलैक्स्ड रखें, एक बैलेंस तरीके से पढ़ाई करें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। हम आजकल बहुत सारी ड्यूरिंग स्पेशली कोविड के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल बदल गया है। जिस तरीके से हम ज़िंदगी पहले जी रहे थे फरवरी, मार्च तक, उसमें बहुत सारा चेंज आ गया पिछले 6 महीनों में। वी आर नॉट मीटिंग पीपल, वी आर नॉट सोशलाइजिंग, हम लोग मॉल नहीं जा रहे हैं, सिनेमा देखे हुए मूवी थिएटर में गए हुए 6-8 महीने हो गए, कोई नहीं गया इस साल 2020 में इस तरीके का ही है। तो मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि शायद ये कहीं न कहीं आपके लिए ब्लेसिंग भी है इन द सेंस कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं। जो एक सोशली डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं ना, उनसे दूर हैं कि कोई सोशल ओकेजन्स हो रहे हैं फैमिली में, वो अटेंड करना है तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। जैसे मेरे टाइम में जो भी सोशली हमारी मैरिज होती थी मेरी फैमिली में, मैं हार्डली आई यूज्ड टू अटेंड, मैं नहीं जाती थी। तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने सेल्फिश भी कहना शुरू कर दिया था कि शी इज़ वेरी सेल्फिश या पता नहीं क्या करके दिखाएँगी। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर ओन सेल्फ एंड वंस यू क्वालिफाई, वही लोग हैं जो आपकी आके तारीफ़ भी करेंगे और आपको आके ना आपसे मिलेंगे भी। तो इसीलिए ये है कि आप ज़माना तो जब आप कुछ करके दिखाओगे आपको अपने आप ही पूछेगा। आप अभी सिर्फ़ अपने एफ़र्ट्स पे फ़ोकस करते हुए ध्यान करके आप आगे बढ़ते रहिए। ये दुनिया हमेशा जो है सक्सेस जिनको मिलती है उनको हमेशा पूछता है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आप डिप्रेस ना हुए, अप्स डाउन सबकी लाइफ़ में आते हैं और अगर बाय चांस सिविल सर्विसेज़ में सिलेक्शन नहीं होता, इवन आफ्टर योर 2, 3 और 4 अटेम्प्ट्स, जनरल कैंडिडेट्स की 4 अटेम्प्ट्स होती हैं, ऑफ कोर्स ऐज का क्राइटेरिया है। अगर उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है एंड यू आर टोटली डिप्रेस्ड, सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आपको शुरू में ही जैसे मैंने बताया कि प्लान भी आपका माइंड में होना चाहिए। आई नो इट इज़ नॉट ईज़ी, बहुत आसान नहीं होता कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपको एकदम से लगता है पता नहीं क्या हो गया, आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो वे आउट अपने आप निकलता है, ईश्वर जो है समाधान अपने आप निकालता है चीज़ों का और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना आत्मविश्वास ना खोएँ। हम अपने माइंड में जो अपने ऊपर जो हमें दृढ़ निश्चय करके जो हमने तैयारी की थी, उसको ना खोएँ और हम ये सोचें कि अब ये नहीं तो आगे क्या? मतलब हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, यू नो कि हम आगे कैसे बढ़े। तो यही हमें सोच के आगे बढ़ना है और हमें ये सोचना है कि हम अब आगे जो भी करेंगे कि देश के लिए, हम अपने समाज के लिए क्या अभी कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान हम डिसाइड करें। क्योंकि सिविल्स में भी तैयारी हम इसीलिए कर रहे थे कि हमें देश के लिए कुछ करना था। तो अगर सपोज़ ये मैकेनिज़्म नहीं हो पाया, तो ऑफ कोर्स हमारी फैमिली है, हमें उनको फैमिली को सपोर्ट करना है, वी हैव टू अर्न ऑल्सो, वी हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए आप नौकरी करें, आप बिज़नेस सेटअप करें, आप कोचिंग के लाइन में जाएँ। मैनी कैंडिडेट्स देमसेल्फ स्टार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर देखिए कि आप अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर आपके एफर्ट्स 100% ट्रू हैं, जेन्युइन हैं,
तो आप ये मकाम नहीं तो कोई एक दूसरा और बहुत अच्छा मकाम ज़रूर हासिल कर पाएँगे, मुझे पूरा विश्वास है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्पीच उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगी। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। मेरे लगभग 12 साल हो गए सिविल सर्विसेज में। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन इंटेंशन है कि जो लास्ट बेनिफिशियरी है लाइन में उस तक वो इंटेंडेड बेनिफिट को पहुंचाएं। इसके लिए कई बार गवर्नमेंट को कम्युनिटी की और जो वहाँ सोसाइटी के लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। आप प्लीज़ आपके आसपास जो भी ऐसे प्रोग्राम चल रहे हों, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो जल शक्ति अभियान हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें यू आर काइंड ऑफ रिक्वेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, एक जन आंदोलन के रूप में अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, प्लीज़ आप उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा और जो लोग जुड़ेंगे आपके साथ, वो एक काफिला बनता जाता है और साथ ही साथ में सरकार का भी काम आसान हो जाता है। और ये जो एक स्पेशली जो युवा शक्ति है हमारे देश में, जो कि हमारा देश यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, तो उसके जो पावर है, उसकी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आप इसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ें। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से देयर आर 4 पीस: पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस, पॉजिटिव आउटलुक। तो पैशन मतलब जुनून, पेशेंस आपको वो हो सकता है चीज़ एकदम से ना मिले, परसिवरेंस आप लगातार एफर्ट करते रहें, एंड पॉजिटिव आउटलुक आपका खुद के ऊपर विश्वास कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलेगी। इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ में एक बात और मैं बोलती हूँ लास्ट में, ड्रीम एंड अचीव, यंग इंडिया ड्रीम एंड अचीव। तो ड्रीम स्टैंड्स फॉर diligence, resilience, energy, ambition, and motivation. Diligence, resilience, energy, ambition, motivation. आपके माइंड में, आपके ज़हन में जो आपका सपना है, आपके ज़हन में जो आपका ख्वाब है, उस ख्वाब को अपने माइंड में आप रखते हुए और अपने हौसलों पे विश्वास रखते हुए एफर्ट पूरे देने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ड्रीम कर लिया और आप ये कह रहे हैं कि मेरे से हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे मिलेगा कुछ नहीं। तो आपको अपने सपनों पे विश्वास करते हुए, हौसलों पे विश्वास करते हुए एफर्ट पूरे देने हैं, और जो पूरे एफर्ट देते हैं तो उसको तो दी अल्केमिस्ट में भी बोला, पॉल कोलो ने लिखा अपनी नॉवल में कि व्हेन you aspire something genuinely from heart, the whole universe conspires and enables you to achieve that. तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को पाने में अगर आप अपने एफर्ट्स दोगे, तो कायनात भी आपको उससे मिलाने में आपकी मदद करती है। तो ये मेरी तरफ से आप सबको आज का मेरा टॉक था। और कुछ क्वेश्चंस जो अभी आए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगी। एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, उसमें बोला है कि मैम हाउ डू वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। जी। तो इसमें एक्चुअली मेरे ख्याल से वो नाम मुझे नहीं दिख रहा, शायद वो ऊपर चला गया कमेंट। तो उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपको इंग्लिश ऑफ कोर्स आपका, क्योंकि बाद में भी आपको थोड़ा-सा प्रशासनिक तरीके पे थोड़ा-सा यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हिंदी मीडियम से है तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ामिनेशन तो आपका हिंदी में ही देंगे, आप बाद में आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा-सा। तो उसके लिए ऑफ़ कोर्स जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, तो उससे क्या है ना, आपको डेली मतलब जो कॉमन पार्लेंस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो आपको समझने में आसानी रहेगी। और साथ ही साथ कुछ अच्छी डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स वाली। तो वो डिक्शनरी को भी आप अपने साथ में रखिए, तो कुछ अगर आपको पता समझ नहीं आ रहा है, सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, वर्ड नहीं समझ आ रहा है, तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये वाली जो डिक्शनरी है वो आप साथ में रखिए। उससे भी आपको मदद मिलेगी। एक कमेंट ये आया कि बुक लिस्ट
बुक लिस्ट के बारे में तो बुक लिस्ट मैं यही बताना चाहूँगी कि अब मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उससे लेके अब तक बहुत ज़्यादा चेंज एक्चुअली आया है। तो सब्जेक्ट वाइज़ तो मैं बुक लिस्ट नहीं बता पाऊँगी बट ऑफ़ कोर्स आप जो है इसको देयर आर फ्यू बुक्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की डीडी पॉलिटी डीडी बासु सॉरी पॉलिटी के लिए डीडी बासु बुक है वो पढ़ी जाती है। हिस्ट्री के लिए अलग बुक है तो वो एक देयर इज़ अ वेल एक्सेप्टेड लिस्ट बट ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड है वही पढ़नी है आपको। आप ऑनलाइन भी सर्च कीजिए, आप अपनी कलीग से भी बात कीजिए कि वो कौन-सी बुक पढ़ रहे हैं और उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर मिलेगा। Then one of the question was that which stream does one choose in class 11? तो अगर आपका स्कूल में ही आपने मन बना लिया कि भई हाँ, मुझे सिविल्स की तैयारी करनी है, तो ये अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि आपका ये क्लियर होना चाहिए जस्ट हाँ, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप यू नो आगे क्या करेंगे अगर सिविल्स नहीं होता है, तो उसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपका साइंस में रुचि है, तो आप साइंस का देखिए, अगर आपका कॉमर्स में रुचि है, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ की तरफ रुचि है, तो टेक दैट सब्जेक्ट। मतलब सिविल सर्विसेज़ में सिलेक्शन तो किसी भी स्ट्रीम से होता है। मतलब सिविल सर्विसेज़ में सिलेक्शन 11th पे जो स्ट्रीम चूज़ की, मुझे नहीं लगता उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। रादर इट इज़ द अदर वे राउंड कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हो 11th-12th में, उसमें आगे आप कितनी मेहनत करते हो और उसको आगे किस तरीके से अंजाम देते हो along with your academic qualification that is more important for civil services rather than choosing what to take in 11 तो हर स्ट्रीम से कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं चाहे वो आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो सब स्ट्रीम से होते हैं बट इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपका सिविल्स में अगर नहीं होता तो आप क्या करोगे ये क्लियर माइंड में रखते हुए वो स्ट्रीम आपको लेना चाहिए एंड हर स्ट्रीम से क्वालिफिकेशन होता है बच्चों का वन क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी आवर्स डू वी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर यूपीएससी एग्जाम तो ये एक्चुअली देखिए मान के चलिए कम से कम 10 से 12 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए तो उसमें आपको प्री की भी तैयारी करनी है उसमें आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी पढ़नी है तो आई वुड से कि मेरे टाइम में मैं 15 से 16 घंटे मैं पढ़ाई करती थी ऑफ कोर्स कुछ टाइम ट्रैवल में जाता था कोचिंग के अंतर्गत तो लेकिन अगर पूरा घर में हूँ तो 15-16 घंटे और मैं रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करती थी और मैं सुबह कुछ घंटे सोती थी तो इट वाज लाइक आई यूज्ड टू रीड होल नाइट एंड मॉर्निंग में आई यूज्ड टू टेक सम रेस्ट और इस तरीके से मेरा थोड़ा-सा टाइम देन ड्यूरिंग द डे आल्सो आई यूज्ड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम ठीक है? तो इस तरीके से मतलब आप 12, 14, 16 घंटे पढ़े लेकिन क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी तो आप चाहे 20 घंटे भी लगा लो लेकिन अगर आपको माइंड में जा ही नहीं रहा, अगर आपको याद ही नहीं रह रहा कि आप क्या पढ़ रहे हो, देन आई थिंक इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपका quality is also necessary which is to be taken in mind and also आप जो पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में रजिस्टर हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स which you are devoting for civil services then one more thing जो ये सेम ही है best graduation course which helps in UPSC preparation तो ये देखिए वही बात है कि बेस्ट ग्रेजुएशन कोर्स तो ये वही होगा कि कि आप किस स्ट्रीम से आपने 11th-12th की पहली बात तो और जिस जिस स्ट्रीम से आपने 11th-12th की है उस स्ट्रीम में आप आगे क्या करना चाहते हो मतलब सिविल्स की तो तैयारी चलो आप कर ही रहे हो लेकिन अगर आप प्रोफेशनली इफ यू वांट टू गो इनटू मेडिकल प्रोफेशन या आप सपोज ग्रेजुएशन ही करनी है आपको बीएससी ऑनर्स करनी है बीकॉम ऑनर्स करनी है तो इट विल डिपेंड एंड द थिंग इज कि जैसे मैंने पहले कही बात कि किसी भी स्ट्रीम से सिलेक्शन होता है ऐसा कोई भी एम्पिरिकल स्टडी नहीं है कि आप ये वाला सब्जेक्ट लोगे तो परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर हाइयर यू नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज रिटन एनीवेयर ऐसा कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं है द ओनली थिंग इज कि जो आप स्ट्रीम ले रहे हो उसमें आप प्रोफेशनली स्टेबल होने चाहिए आपको अगर सिविल्स में तैयारी आपका सिविल्स में अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करोगे ये क्लियर होना चाहिए साथ ही साथ में आपका ऑप्शनल जो आप लेते हो
अगर तो वो सेम है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, देन यू विल नॉट हैव मच प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग विद द बेसिक्स। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल मेंस का अगर ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से अलग है, तो फिर आपको थोड़ा-सा सोचना, मतलब ध्यान देना पड़ेगा, और तब थोड़ा-सा आपको एफर्ट और देना पड़ेगा। तो बेसिकली डिफरेंस वही रहता है, बट द थिंग इज़ कि आई मीन कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तन्वर सुनील जी ने लिखा, मेरा बीए एमए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, मेरा फोकस किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए? ओके, तो उन्होंने बीए करी है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में। सो यू नो ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से उनकी हेल्प करेंगे जीएस को प्रिपेयर करने में, जीएस बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ ही विल ओनली हैव टू डिसाइड कि वो आगे ऑप्शनल कौन सा लेते हैं। तो ऑप्शनल के लिए उनको क्या, मतलब वो यही ऑप्शनल लेना चाहेंगे, हिस्ट्री पॉल साइंस लेना चाहेंगे, या ही वांट्स टू चेंज, सो दैट विल डिपेंड एक्चुअली अपॉन हिम, राइट? So this was him. Somebody, ma'am, can you tell about UPSC commerce without maths? Okay. So you know commerce without maths. अगेन द सेम थिंग ना, कि कॉमर्स विदाउट मैथ्स अगर आपने ली है ट्वेल्थ में, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? सिंपल ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट हर हर कोई करेगा, चाहे बीकॉम ऑनर्स करे चाहे बीकॉम पास करे, इतना तो करना ही है, बिकॉज ग्रेजुएशन इज अ मैंडेटरी यू नो रिक्वायरमेंट फॉर अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये तो करना ही करना है। अगर आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करना चाहते हैं, सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यूए, तो वो एक अलग बात है। तो उसमें पहले तो इट वाज अलाउड अलोंग विद ग्रेजुएशन, जैसे मैंने अलोंग विद ग्रेजुएशन किया। अब शायद बीच में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया था। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो ऑप्शनल है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड में आपने क्या पढ़ा, बहुत ज़्यादा उससे नंबर नहीं आएंगे। नंबर क्या आएंगे कि आपने जो ऑप्शनल लिया और उसमें आप जो लिख रहे हो, तो उसमें आपको कहानी नहीं बनानी है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिप्लाई देना है, and in that word limit, that is most important. So it is immaterial. The only thing is that you may feel comfortable when you are studying the subject if you are having the graduation in the same subject which you are opting as optional, right? So one of the candidates has asked me कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी हूँ और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे आप गाइड करें यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए? जी, धाकड़ कल्याण जी का क्वेश्चन है ये। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इवन ग्रामीण आंचल से, ग्रामीण क्षेत्र से भी कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं। जो यूपीएससी 2019 टॉपर है प्रदीप, तो ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सोनीपत हरियाणा, और उनके फादर फार्मर हैं, किसान हैं, और बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे को इस मुकाम तक वो पहुंचाया। और उन्होंने बहुत, प्रदीप ने बहुत मेहनत की। प्रदीप से मेरी खुद के भी फ़ोन पे भी बात हुई, मैंने उनको कांग्रेचुलेट किया, उनसे पूछा भी उनके बारे में। तो बहुत मेहनत करके वो यहाँ मुकाम पे पहुँचे। मैं उनका एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ कि वो भी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हुए अपनी मेहनत के बल पे रैंक 1 ला सकते हैं सिविल सर्विसेज में। तो हर साल इस एग्ज़ाम में बहुत बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रूरल एरिया से क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विदाउट कोचिंग क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो डाउट्स है ना कि हम विदाउट कोचिंग कर पाएंगे, हिंदी मीडियम वाले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हम रूरल एरिया से हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये सब बातें आई अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन ज़रूर होती हैं ये माइंड में, लेकिन ये इम्पीडिमेंट नहीं है, ये रुकावट नहीं है कि आप अचीव ना कर पाओ। सॉल्यूशन आपको देखने हैं कि आप जिस परिस्थितियों में रह रहे हो, आपकी फैमिली जिस परिस्थितियों में है, उनका मान-सम्मान करते हुए, उनका सपोर्ट करते हुए आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? और अपनी जो रुकावटें हैं, उनको कैसे पार करोगे? ये आप ही को देखना है। बाकी लोग तो आपको, मैं भी जैसे आपको सजेस्ट ही कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट एंटर इंटो योर शूज़ एंड डू मेहनत फॉर यू, डू डू द स्टडी फॉर यू। वो आपको खुद ही करना है। आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन मटेरियल का सहारा लीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, मटेरियल मार्केट्स में भी अवेलेबल है, खुद के नोट्स बनाइए। आप अगर ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं तो भी बहुत सारे अब तो एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं। कुछ टाइम के लिए आप शिफ्ट अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। मतलब डोंट बी डिसहार्टेंड, व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट
डोंट बी डिसहार्टेंड, व्हाट आई वांट टू जस्ट कन्वे इज कि सबके जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं। ये मत सोचिए कि उनको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल गई, किसी को सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है। चाहे हमारे वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हों, उनकी कहानी भी सबने पढ़ी है कि किस तरीके से ग्रामीण आंचल से वो आते हैं, कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और अपनी मेहनत करके वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हमारे सबके चारों तरफ हैं कि इतनी मेहनत से हम देखते हैं कि लोगों ने अपने जीवन में मकाम हासिल किया। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है और ईज़ी भी कुछ भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। बहुत आसान भी कुछ भी नहीं है और नामुमकिन भी कुछ नहीं है। अगर वो आसानी से मिल जाए तो वो सक्सेस ही नहीं है, पहली बात तो। आप उसके बारे में आप उसको रेलिश नहीं करोगे, आप उसको चेरिश नहीं करोगे। और अगर वो यू नो इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, तो नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अ, मन में ठान ले कि हाँ मुझे इसके एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अगर वो अच्छी मेहनत करे, सही डायरेक्शन में मेहनत करे, तो पूरा मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर अपने मुकाम पे पहुँचेंगे। तो अब मेरे ख़्याल से लगभग 50 मिनट्स हो गए हैं, तो अनदर 1 और 2 क्वेश्चंस आई विल टेक। सो अनदर थिंग इज़ कि आंसर राइटिंग के बारे में मैम टिप्स दीजिए। मेधवी अग्रवाल इज़ आस्क्ड, मैम प्लीज़ गिव टिप्स अबाउट आंसर राइटिंग। ओके। So Medhavi, yeah. So answer writing is very important in the sense कि आप चाहे जितना भी पढ़ लें, अगर आप उसको लिख नहीं पाओगे properly in the words which they are expecting you to write. So मेंस में कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 नंबर में लिखना है, किसी में आपको 10 में लिखना है, किसी में 20 में लिखना है और उन सब में जो है वर्ड्स भी डिफाइंड है। ठीक है, आपको कितने अक्षर कितने वर्ड्स यूज करने हैं, उसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि आपकी सपोज मैं जो करती थी, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरा जो चैप्टर होता था, सपोज हिस्ट्री में मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर के जो फर्स्ट पेज जो होगा, उस पेज पे ही मैं एक चिट स्टेपल किया करती थी या टेप से लगा लेती थी, जिसमें उसके की पॉइंट्स होते थे। यू नो सो वो की पॉइंट रहेंगे और उसके अंदर उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप वो पूरा चैप्टर रिवाइज कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको कीवर्ड्स याद रहें। एंड आई एम श्योर कि अगर कीवर्ड्स याद रहते हैं तो लिख लेते हैं हम, मतलब वी फॉर्मुलेट इट इनटू एन आंसर इफ वी आर रिमेम्बरिंग द कीवर्ड्स कि ये सब्जेक्ट में टॉपिक क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इजी मतलब है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को आदत नहीं होती है। बट द थिंग इज कि यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन है वो मेंस के इंटरव्यू के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है। प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग, सो योर मार्क्स इन द मेंस एंड योर मार्क्स इन द इंटरव्यू, ये टोटल करके ही आप जो टोटल स्कोर बनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या आएगी, आपको क्या सर्विस मिलेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेजर पार्ट जो है ऑफ कोर्स मेंस है एंड आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट क्वेश्चन नाउ आई विल टेक, इट इज ऑलरेडी 53 मिनट्स। अगेन हिंदी मीडियम के बारे में मैडम कुछ टिप्स दीजिए। तो मैं यही लास्ट में बोलना चाहूँगी कि चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिस भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप तैयारी कीजिए। और इन बुक्स जो हैं वो दोनों ही मीडियम के लिए अवेलेबल हैं, दोनों ही माध्यम के लिए अवेलेबल हैं। कुछ ऑफ कोर्स ये बात ज़रूर है कि कुछ लिमिटेड कई बार हो जाता है, हिंदी में हर चीज़ नहीं अवेलेबल होती। बट ऑफ कोर्स एक एक मिनिमम बेसिक तो सेटअप अवेलेबल है ही हिंदी मीडियम के लिए। इवन मेरे बैच में भी काफ़ी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे रैंक पाए और हर बैच में आ रहे हैं। तो डोंट हैव डाउट ऑन योर ओन सेल्फ एंड गिव योर 100%. So I think now I will end the session. So it was with me Sonal Goel, IAS 2008 batch. I tried, एक्चुअली मेरा से पर्पस सिर्फ यही होता है कि मेरे से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप पे मेल्स लिख के या मेरे ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखते हैं कि मैम कुछ टिप्स दीजिए। तो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता, तो इस तरीके से मैंने सोचा कि इस तरीके के सेशन करने से शायद आप लोगों की ओरिएंटेशन मिले। अगर इसके बाद भी कुछ सवाल आप लोगों के आई एम श्योर होंगे, मैं कोशिश करूँगी कुछ का जवाब देना।
और कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा इस तरीके के सेशंस ऑर्गेनाइज़ करूँ और अगर स्पेसिफ़िक आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं, आप मुझे लिख सकते हैं, मेरे फ़ेसबुक पेज पे भी लिख सकते हैं, ट्विटर पे भी लिख सकते हैं। सो दैट वाज़ फ्रॉम माय साइड। अनलीश योर फुल पोटेंशियल इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ फ़ोकस्ड अप्रोच। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं और बहुत-बहुत गर्व की बात है कि हम सब भारत में रहते हैं और हम सब अपने देश की उन्नति, प्रगति में कैसे सहयोग दें, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें और अपने देश को नई ऊँचाइयों पर इसको आत्मनिर्भर बनाने में एक लास्ट बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई में एक कैंपेन लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो लोकल इनोवेशन हमारे देश में मेक इन इंडिया हमारे देश में जो इतना टैलेंट है उसको बढ़ावा दें। महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रूरल लाइवलीहुड मिशंस में काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करें। जितनी लोकल इनोवेशन हमारे गांव में शहरों में हो रही हैं हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करें और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। इन सभी में हमारा प्रयास लगा रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड लेट अस ऑल मेक इंडिया अ सुपर पावर। लेट अस ऑल मेक आवर कंट्री reach to the newer heights every day. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. And live video. अब ये बताओ. You want to save and